गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर 2 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं सॉल्यूशन चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया था। सॉल्यूशन के फर्स्ट लेक्चर के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली थी। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने देखा था कि सॉल्यूशन के अंतर्गत क्या क्या चीजें हमें पढ़नी थी, क्या क्या कॉन्सेप्ट थे। एक तरह से देखा जाए तो सॉल्यूशन आज ही आपका कंप्लीटली स्टार्ट हो रहा है। यानी आज के इस लेक्चर 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा? आज के इस लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। यानी कि टॉपिक का नेम है कि सॉल्यूशन और उसका क्लासिफिकेशन। बहुत बेसिक सा टॉपिक है, इसी के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। उम्मीदन ये बात आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझा ले जाएं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है और उसको क्लासिफाई कैसे करते हैं। इससे पहले कि हम थोड़ा सा इसके पीछे चलते हैं, आपको क्लास 9th में ले चलते हैं। एक मिनट जरा गौर करिएगा कि क्लास 9th में जब हुआ करते थे तो सॉल्यूशन के बारे में एक दफा हमने पढ़ी थी। क्या हमने पढ़ा था? 9th में सॉल्यूशन की डेफिनेशन और सॉल्यूशन के अंदर क्लासिफिकेशन का भी पढ़ा था हमने कॉन्सेप्ट। आपको याद हो तो क्लास 9th के सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर जो चैप्टर आपका था, वहां पर हम पढ़ते थे क्या कि सॉल्यूशन होता है क्या। यानी कि इज मैटर अराउंड अस प्योर में आपने सबसे पहले डिस्कस किया था कि मैटर को क्लासिफाई किया गया। यानी टॉपिक था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और उस क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमने क्लासिफाई किया था मैटर को दो पार्ट में। तो पहला पार्ट जो बना था बेटा, वो पहला पार्ट क्या था जरा उस पर गौर करिएगा। तो हम कहते हैं उसका फर्स्ट पार्ट था क्या, ये प्योर सब्सटेंस, और सेकंड पार्ट था इम्प्योर सब्सटेंस। जो प्योर सब्सटेंस था उसमें हम ये पढ़ते थे कि उसको हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया, एक को एलिमेंट कहते थे, एक को कंपाउंड कहते थे। जो इम्प्योर सब्सटेंस था उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया, एक को होमोजीनियस मिक्सचर और एक को हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते थे। और उसी होमोजीनियस मिक्सचर से जो नया टर्म आया उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। तो जरा पीछे चल के हम क्लास 9 से इस पोर्शन को लेकर आगे की तरफ बढ़ेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन क्या है और इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो जरा बोर्ड पर आप गौर बनाए रखें और ध्यान से समझें। हम आपको थोड़े ही समय में ये पार्ट आपका क्लियर करा देंगे। जैसे सबसे पहली चीज, यानी कि हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन, तो हम कहते हैं एक टॉपिक हम पढ़ते थे बेटा क्या कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यानी कि क्लास 11th में भी ये टॉपिक हमको पढ़ाया गया था। यानी कि सबसे पहले हम ये बात कर लें कि ये आया कहाँ से है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम कहते थे कि मैटर को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। यानी कि मैटर को जब हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते थे बेटा, तो पहला पार्ट क्या होता था? प्योर सब्सटेंस, और दूसरा पार्ट हमारा क्या हो जाता था? इम्प्योर सब्सटेंस। यानी कि मैटर को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया, एक को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं और दूसरे को हम इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है इसी का दूसरा नाम बेटा क्या होता है? मिक्सचर होता है। यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज मिक्सचर। अब हम कहते हैं ये जो प्योर सब्सटेंस है इसको हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया था। आपको याद हो तो एक पार्ट को हमने बेटा एलिमेंट पढ़ा था और दूसरे पार्ट को क्या पढ़ा था? कंपाउंड पढ़ा था। यानी कि एलिमेंट और कंपाउंड ये दो पार्ट में हमने प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई किया था। और इम्प्योर सब्सटेंस जो मिक्सचर बताया जा रहा है इसको भी हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया था। एक को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं? दूसरे को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो एक होमोजीनियस मिक्सचर हो गया और दूसरे पार्ट को हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अच्छा ठीक है, मिक्सचर में हम कहते थे कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिले हों लेकिन वो फिक्स रेशियो में ना हो। कंपाउंड में उनका रेशियो फिक्स होता था। फर्दर अगर आपको याद हो तो एलिमेंट को फिर हमने तीन पार्ट में क्लासिफाई किया। इसमें एक मेटल हो गया, दूसरा नॉन मेटल हो गया और तीसरा हमारा क्या होता है? सेमी मेटल हो गया। यानी तीसरा हमारा इसमें मेटलॉइड बन जाता है और इसे सेमी मेटल भी कहते हैं। ये बात हमने क्लास में पढ़ ली थी। यानी कि क्लास 11th में भी हमने पढ़ा, क्लास 9th में भी पढ़ा। कंपाउंड जो होता है इसको तीन पार्ट में क्लासिफाई किए थे, एसिड बेस सॉल्ट। यानी कि एसिड बेस सॉल्ट ये क्लास 10th का चैप्टर बन गया था क्लास 9th के बाद। कंपाउंड को हम दो पार्ट में और क्लासिफाई करते हैं, एक को इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, एक को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और यहां से जन्म हुआ सॉल्यूशन का। यानी कि सॉल्यूशन की उत्पत्ति क्लास 9th के सेकंड चैप्टर में हुई थी और हम यहां से पढ़े थे कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। यानी कि ओवरऑल हम ये समझ पा रहे हैं कि मिक्सचर का जो होमोजीनियस मिक्सचर वाला पार्ट है उसी में हमने ये डिस्कस किया कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन को अगर हम डिफाइन करने की बात करें बेटा तो सॉल्यूशन क्या होता है, अब हम इस पर गौर करेंगे, जरा ध्यान से समझना। हम कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन के बारे में, तो अगर हम सॉल्यूशन को डिफाइन करने की बात करते हैं तो क्या होता है, हम पढ़ते हैं द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, होमोजीनियस टर्म लिखना जरूरी है, क्या लिखेंगे, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, आगे लिखेंगे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, इज नोन एज सॉल्यूशन, यानी दी होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसी को बेटा हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, यानी कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, अब हमें ये समझना है। होमोजीनियस मतलब कंप्लीट डिजॉल्व या मिक्सिंग की कहानी आपको बताई गई, जो एक जैसा दिखे। अब हम कहते हैं, सपोज करो एक हमने डायग्राम बीकर बना लिया, हम कहते हैं इसमें ये जो नीचे होता है बेटा ये क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट, और जिसको हम मिलाते हैं वो क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है, और इन दोनों के बाद जो बनता है वह हमारा क्या हो जाएगा, वह हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। कहें हाँ सर ये तो बात ठीक है, यानी कि आपने ये कहा कि जिसको हम मिलाते हैं वो सॉल्यूट कहलाता है, जो लेसर अमाउंट में है वो सॉल्यूट है, जिसको हम मिला रहे हैं वो सॉल्यूट है, जो ग्रेटर अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है, जिसमें हम मिलाते हैं वो सॉल्वेंट है। जैसे अगर शुगर सॉल्यूशन बनाने की बातचीत की जाए तो आप चीनी नीचे लेते हैं, सॉरी आप पानी ले लेते हैं पहले एक बीकर में, उस पानी में आप चीनी मिलाना शुरू करते हैं, तो जिसको मिला रहे हैं चीनी कम मिलाते हैं तो चीनी क्या है, वो सॉल्यूट है, और जिसमें मिला रहे हैं यानी कि बीकर में क्या रखा हुआ है, पानी, तो वह क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और जो शुगर सिरप या शुगर सॉल्यूशन बनेगा बेटा वह हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा। यहां तक की बात तो ठीक थी कि सर ये बात हमारे समझ में आ गई। अब एक छोटी सी बात और होती है कि सर सॉल्यूशन जो बनेगा वो तो ठीक है, हमने शुगर सॉल्यूशन बना लिया, हमने सॉल्ट सॉल्यूशन बना लिया, लेकिन इस सॉल्यूशन की फेज क्या होगी, फेज मतलब स्टेट, यानी कि सॉल्यूशन सॉलिड फेज में रहेगा, लिक्विड फेज में रहेगा, गैसियस फेज में रहेगा, ये सॉल्यूशन किस फेज में रहेगा, ये बेहद सोचनीय सवाल है। तो इसको डिस्कस करते हैं जस्ट इसके आगे। आइए हम डिस्कस करने वाले हैं फेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन को हमने डिफाइन कर लिया। अब हमें अगले टॉपिक पे क्या डिस्कस करना है, अगले टॉपिक पे डिस्कस करना है बेटा फेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी व्हाट इज द फेज ऑफ सॉल्यूशन या व्हाट विल बी द फेज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की फेज क्या क्या हो सकती है ये हमें डिफाइन करना है। तो हम कहते हैं कि हमने एक बीकर लिया, इस बीकर में हमने सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है, अब इस बीकर में हमने सॉल्वेंट लिया, यहां से हम सॉल्यूट मिला रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हम कहते हैं जो ओवरऑल बनेगा वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, यहां तक बात सही है। अब एक जो सबसे बड़ा विषय ये है कि जब कभी सॉल्यूशन का जिक्र किया जाता है, यानी जब किसी बच्चे से सॉल्यूशन पूछे या हम हो आप हो, हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल बेटा ये आता है कि सॉल्यूशन लिक्विड होगा, कैसा होगा, लिक्विड होगा, क्योंकि जब से हम पढ़ रहे हैं, जब जब सॉल्यूशन की बात आई तो हमें शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन, सुक्रोज सॉल्यूशन, माल्टोज सॉल्यूशन, लैक्टोज सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन के एग्जाम्पल दिए गए, यानी कि हमें यह बताया गया कि किसी सॉलिड को हम किसी लिक्विड में मिलाते हैं और उसको घोल जब बनाते हैं तो वही सॉल्यूशन कहलाते हैं। यानी कि आज तक की केस में हमने क्या पढ़ा कि किसी सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट को मिला रहे हैं, यानी कि किसी सॉलिड सब्सटेंस को आप लिक्विड में मिला रहे हो, आज तक तो हमने यही पढ़ा ना। तो क्या इसको पढ़ने से हमारी गाड़ी चल जाएगी? नहीं, अब नहीं चलेगी। अब आपको यह जानना पड़ेगा कि हकीकत होती क्या है, यानी कि ये जो सॉल्यूशन होगा यह सॉल्यूशन की फेज, यानी कि हम पढ़ रहे हैं टॉपिक फेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन किस फेज में होगा, सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या गैस में होगा, ये कौन डिफाइन करता है? हम कहते हैं ये सॉल्वेंट डिफाइन करता है। यानी कि ओवरऑल हम एक पॉइंट लिख सकते हैं क्या, कि नोट करके कि द फेज ऑफ सॉल्यूशन, द फेज ऑफ सॉल्यूशन is always depends upon the phase of solvent,
इसका मतलब कहा यह गया कि जो सॉल्यूशन होगा उसकी फेज क्या होगी, ये हमेशा हमेशा किस पर डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट की फेज क्या होगी। अब हमारे जहन में जो सबसे बड़ा सवाल पहले से चल रहा है वो ये है कि सॉल्यूशन हमारा कैसा होता है, लिक्विड होता है। बेटा अगर सॉल्यूशन लिक्विड होता है तो सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा, यानी कि अगर सॉल्वेंट लिक्विड रहा होगा तभी तो सॉल्यूशन लिक्विड होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन की फेज क्या होगी, सॉल्यूशन की स्टेट क्या होगी, ये डिफाइन करने वाला कौन है, सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्वेंट की जो फेज होगी वही फेज सॉल्यूशन की भी होगी। अब हमारे जहन में एक बड़ा सवाल ये आता है कि सर वो तो ठीक है, लेकिन अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। यानी कि सॉल्यूशन की जो फेज है वो सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने जो 3 मेन फेज पढ़ी है, 3 मेन स्टेट्स पढ़ी हैं, उनमें से कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये जो सॉल्वेंट है यह भी हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस में से कुछ भी हो सकता है। तो हमें यह समझना होगा कि अभी तक जो हमारा कंफ्यूजन था, जो हम सबसे ज़्यादा परेशान होते थे, वो ये हमारे दिमाग में हमेशा चलता था कि जब कभी कोई सॉल्यूशन होगा तो वह लिक्विड स्टेट में होगा, है ना। तो अब आज से वह दिमाग में से वो बात निकाल देनी है बेटा कि सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में होगा। भले ही आज तक आप शुगर सॉल्यूशन, सैंड सॉल्यूशन, वाटर, बहुत सारे एग्जांपल जो पढ़ते आए उसका अब केस खत्म हो गया। हमने कहा सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूशन की फेज लिक्विड भी हो सकती है और सॉल्यूशन की फेज गैसियस भी हो सकती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन किसी भी फेज में हो सकता है, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे लिक्विड में हो, चाहे वह गैस में हो। और जिस फेज में होगा, और ये सॉल्यूट कैसा हो सकता है, क्या आप हमेशा सॉल्यूट को सॉलिड ही एज्यूम करेंगे, जैसे आप हमेशा करते शुगर मिलाया, चीनी मिलाया, ग्लूकोज मिलाया, सुक्रोज मिलाया, माल्टोज मिलाया, लैक्टोज मिलाया, क्या हमेशा यही कैलकुलेट करेंगे क्या? नहीं, ये सॉल्यूट भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। तो इसके बेसिस पर ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई दे रहा है, जो चीजें हमने यहां पर समझाई, इसके बेसिस पर हमें यह समझ में आता है कि ये जो सॉलिड यानी कि जो सॉल्यूशन है वो 3 प्रकार के मेनली हो सकते हैं, एक सॉलिड सॉल्यूशन, एक लिक्विड सॉल्यूशन, एक गैसियस सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन को अब हम इसकी फेज के बेसिस पर क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। और कैसे, उसी को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। जहां 2 फेज की बात हो रही है तो हम ये कहते हैं कि इसको हम बाइनरी सॉल्यूशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। और हम इस सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूशन की फेज के बेसिस पर ये समझ पाए कि जो सॉल्यूशन होगा वो सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है और गैसियस सॉल्यूशन हो सकता है। यानी कि सॉल्यूशन में बी सॉलिड, में बी लिक्विड और में बी गैस। तो हम ये कहते हैं कि अब हम सॉल्यूशन को आगे क्लासिफाई करेंगे, और कैसे क्लासिफाई करेंगे उसके फेज के बेसिस पर अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि जो सॉल्यूशन बना ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में हो सकता है। तब तीनों के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो जरा गौर करिएगा वो कैसे डिस्कशन होगा, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। यानी कि अब यहीं से क्लासिफिकेशन का टर्म शुरू हुआ, जिसका नाम दिया गया बाइनरी सॉल्यूशन। क्या नाम दिया गया? बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन में यह कहा गया कि सॉल्यूशन जो हो सकता है वो सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है। कैसा हो सकता है? उसकी फेज सॉलिड हो सकती है तो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। दूसरा कहा गया कि वह सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है, यानी अगर उसकी फेज लिक्विड हो गई तो वह लिक्विड कहलाएगा। और तीसरे बात में यह कहा गया कि वह गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकता है, यानी उसकी फेज अगर गैस हो गई तो वह गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकता है। हमने कहा कि बात तो ठीक है, हमें समझ में भी आ रही है कि हमने सॉल्यूशन को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर लिया, 1 2 3। कहें हाँ ये तो ठीक है। अब हम कहते हैं कि इसमें 2 पार्ट है। अगर सॉलिड सॉल्यूशन होगा तो उसमें एक सॉल्यूट का पोर्शन होगा और दूसरा सॉल्वेंट का पोर्शन होगा। कहें हाँ बिल्कुल। कहें अगर सॉलिड सॉल्यूशन में ये 3 पार्ट हैं तो हम कहते हैं कि जो सॉल्वेंट की फेज होगी वही सॉल्यूशन की फेज होगी। इसका मतलब अगर सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट उसमें क्या होगा? सॉलिड होगा। कहें हाँ बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब कि सॉल्वेंट उसमें सॉलिड होगा, और उस सॉलिड की केस में हम एडिशन किसका कराएंगे? हम कहते हैं कि सॉल्यूट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी कि हमने सॉल्वेंट तो सॉलिड क्यों एज्यूम कर लिया? क्योंकि यह सॉलिड सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट हमारा क्या हो गया? सॉलिड हो गया। लेकिन जो सॉल्यूट इसमें दिया गया है बेटा, ये सॉल्यूट सॉलिड, लिक्विड, गैस में से कुछ भी हो सकता है ना। यानी कि हम कहते हैं अगर सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट की फेज सॉलिड होनी चाहिए, बाकी जो आप मिला रहे हो वो कुछ भी मिला सकते हो। यानी कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये जो सॉलिड सॉल्यूशन होगा इसमें जो ये सॉल्वेंट बनेगा बच्चे, ये सॉल्वेंट किस फेज में होगा?
ये सॉलिड फेज में होना चाहिए। और जो ये सॉल्यूट इसमें आप मिला रहे हो, ये सॉल्यूट चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। यानी कि सॉल्वेंट ही तो सॉलिड होना चाहिए। जिस सॉल्यूट का एडिशन कर रहे हो वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। अगर सॉलिड को सॉलिड में मिलाओगे तो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन होगा, लिक्विड को सॉलिड में मिलाओगे तो लिक्विड इन सॉलिड कहलाएगा, गैस को सॉलिड में मिला दोगे गैस इन सॉलिड कहलाएगा। यानी कि ओवरऑल आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला रहे हो, लेकिन जो सॉल्वेंट है वो तो आप सॉलिड पा रहे हो ना। तो इसका मतलब इस केस में सॉल्वेंट क्या हो गया, सॉलिड हो गया। अब इस सॉलिड सॉल्वेंट में आपने एक बार सॉलिड मिलाया, एक बार लिक्विड मिलाया, एक बार गैस मिलाया, तो तीन तरह के सॉल्यूशन बने ना बाइनरी के अंतर्गत। तो हम ये कहते हैं कि सॉल्यूट क्या हो सकता है बेटा, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन बनेगा वह सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन और गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है। यानी कि सॉल्यूट के अंतर्गत हम इतनी बात कर लिए। यानी कि ओवरऑल हमारे समझदारी में ये हुआ कि हम इसको ऐसे अलग कर देते हैं तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। हमने क्या किया, इसको इस प्रकार से क्लासिफाई कर दिया। तो हमारा ये पहला पार्ट कंप्लीट हो रहा है। जरा गौर करिएगा, आपको समझा रहे हैं, सॉल्वेंट की केस में हम कुछ बता रहे हैं। अब हम कहते हैं कि ये जो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, अगर हमें लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्वेंट क्या लेना पड़ेगा, लिक्विड लेना पड़ेगा। यानी कि यहाँ लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी तीन केस बनेगी। हम कहते हैं यहां भी क्या होगा, लिक्विड हो जाएगा। कहें हाँ सर बात तो अब समझ में आ रही है। इसका मतलब ये जो डिब्बा बनाओगे इसमें नीचे क्या होगा बेटा, सॉल्वेंट आएगा। तो सॉल्वेंट कैसा हो जाएगा, इस केस में सॉल्वेंट हमारा लिक्विड हो जाएगा। हम जो सॉलिड ऐड कराएंगे, यानी ये जो सॉल्यूट ऐड कराएंगे, अब ये सॉलिड लिक्विड गैस में से कोई भी हो सकता है जिसको आप ऐड करा रहे हो। यानी सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, ये तीन तरह के सॉल्यूशन तो यहां से भी बन गए। तो बाइनरी में कोई और केस थोड़ा ना पढ़ाई जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, है ना। और लास्ट में हो जाएगा गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। यानी कि ओवरऑल हम ये देख पाए कि यहां से हम इसको भी बना ले गए, यानी कि तीन केस यहां से बन गई, यानी कि तीन सॉल्यूशन यहां भी हो गए। थर्ड पॉइंट में हम आगे चलते हैं तो अगला केस क्या है, गैसियस सॉल्यूशन का। इसका मतलब इसमें कहा जा रहा है कि जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, गैस होगा। अगर सॉल्वेंट गैस होगा यानी कि गैस में हम कुछ मिलाएंगे, चाहे सॉलिड मिला दे, चाहे लिक्विड मिला दे, चाहे गैस मिला दे। आज आपका ये कंफ्यूजन समाप्त हो जाना चाहिए कि सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड होता है। बेटा सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड नहीं होता है। आज आपको पता चल गया, सॉल्वेंट यहाँ गैस हो गया। अब जिस सॉल्यूट को आप ऐड कर रहे हो, यहां से सॉल्यूट मिला रहे हो, सॉल्यूट सॉलिड लिक्विड गैस में से कुछ भी हो सकता है। यानी जिस सॉल्यूट का आप एडिशन कर रहे हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, और जो सॉल्वेंट है वो आपका गैस ही होगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम कहते हैं चाहे सॉलिड को ऐड कराओ, चाहे लिक्विड को ऐड कराओ, चाहे गैस को ऐड कराओ, इस प्रकार से हम इसके तीन पार्ट को यहां स्टडी करते हैं या समझ लेते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन का ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपके सामने पढ़ाया गया या समझाया गया। शायद ये बात आपके समझ में आ रही होगी कि बाइनरी सॉल्यूशन का यह कॉन्सेप्ट आप कैसे समझ पा रहे हैं। अब हम बाइनरी सॉल्यूशन के इस कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा और आगे की तरफ चलेंगे और आगे की भी बात आपसे डिस्कस करेंगे। तो बाइनरी सॉल्यूशन के इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम आपको ये बताने वाले हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या आपको कंसीडर करना है। जैसे देखो एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट आता है कि हम एग्जाम्पल क्या पढ़ेंगे सर। जैसे किसी सॉलिड को सॉलिड में आपने मिला दिया, ठीक है। बहुत देसी एग्जाम्पल पहले बताता हूं आपको जिससे आपके माइंड में जो क्लिक करे कि हाँ सर ऐसा होता है। यानी कि अगर देसी एग्जाम्पल की बात करें बेटा, जो हमारे यहाँ यूज में आ रहे हैं, अगर हम उसकी बात करें तो देखो हमारे यहाँ क्या यूज में है, सॉलिड को सॉलिड में मिला दिया तो जो सॉल्यूशन बनेगा सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझना है तो हम ये समझ सकते हैं कि जैसे पाउडर है, अगर वो मिट्टी में गिर जाए तो क्या हो जाएगा, मटमैला हो जाएगा। आटा मैदा में मिल जाए तो सॉलिड सॉलिड का हो गया ना एग्जाम्पल। लिक्विड आपका सॉलिड में गिर जाए, देखो कभी चीनी होती है, चीनी एक्सेस रहे, उसमें हल्का पानी गिर जाए तो कहते हैं इसमें सीलन आ गई, तो ये भी तो एक एग्जाम्पल है। गैस सॉलिड में चली जाए, है ना, कोई सॉलिड सब्सटेंस है उसमें गैस ट्रैप्ड हो जाए। सॉलिड इन लिक्विड के अंतर्गत एग्जाम्पल क्या पढ़ोगे, ग्लूकोज को आप किस में मिला दो, पानी में मिला दो। लिक्विड में दूध को पानी में मिला दो, पानी को दूध में मिला दो। गैस इन लिक्विड हेनरी लॉ में आगे पढ़ाया जाएगा कि कोई लिक्विड दिया जाए उसमें आप गैस
ट्रैप करा रहे हो। सॉलिड इन गैस, यानी कि गैस आपको दे दी जाए, उसमें किसी सॉलिड को मिला रहे हो, जैसे कपूर है, कपूर सॉलिड होता है, नाइट्रोजन में मिला दो। लिक्विड इन गैस, किसी गैस में आप लिक्विड को ट्रैप करो, जैसे एलपीजी सिलेंडर आते हैं उसमें गैस भरी होती है, लोग गैस निकाल करके पानी डाल देते हैं। आपने गैस इन गैस का एग्जाम्पल, एयर के अंतर्गत ढेर सारी गैस होती है, या आप किसी दो गैस को आपस में मिक्स करके गैस इन गैस का भी एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं ये आपको किसके एग्जाम्पल दिए गए, जो हमने आपको समझा दिए। अब हम इससे थोड़ा और आगे की तरफ चलेंगे और अगली बात आपसे डिस्कस करेंगे। और अगली बात क्या है, उससे पहले कि जरा इसका एक्चुअल एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है उसे भी आप देख लें। आपके एनसीईआरटी बुक में जैसे एग्जाम्पल दिया गया है तो क्या बताया गया कि सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, पहला क्या दिया गया, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। दूसरा एग्जांपल आपको बताया गया कि एमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, ये सभी सॉलिड के एग्जांपल बताए गए। दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन में एग्जांपल दिया गया कि ऑक्सीजन का वाटर में डिजॉल्वमेंट, तो गैस इन लिक्विड का एग्जांपल हो जाएगा। एथेनॉल का वाटर में डिजॉल्वमेंट कराया तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड का। ग्लूकोज वाला बता ही दिया। ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस का एग्जांपल हो गया। क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन में मिला दिया, लिक्विड गैस का हो गया। कैम्फर को नाइट्रोजन में मिला दिया तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड गैस का हो गया। इस तरह से आप इस एग्जाम्पल को भी आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये बात शायद आपको समझ में आ जानी चाहिए। यानी कि आप चाहे देसी एग्जाम्पल से पढ़ लो बेटा, चाहे आपके यहाँ जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आप उनकी मदद से भी इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क ये है कि जो एनसीईआरटी आप देखेंगे बुक में, वहां पर जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो अभी हमने आपको बोल करके सुनाए, वो आप इसके आगे एग्जाम्पल का कॉलम बना करके लिख लीजिएगा। बाकी ऐसा कुछ एग्जाम्पल हमने आपको ऐसे बताए जिससे आप सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन का पार्ट है उसे आप आसानी से समझ पाएं, इसलिए हमने कुछ आपको देसी एग्जाम्पल भी बताए। शायद ये दोनों बात आपके समझ में आ जाए, इसलिए हमने दोनों तरीके से एग्जाम्पल आपको समझाए। ये क्लासिफिकेशन हमारे सिलेबस में है, यानी कि टोटल 9 टाइप्स के सॉल्यूशन हमने आपको पढ़ाए। मेनली 3 टाइप के सॉल्यूशन थे, बाइनरी सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। अभी हमने 9 टाइप्स के सॉल्यूशन आपको बता दिए। इसके अंदर पार्ट्स की भी डिस्कशन जो था वो हमने कर दिया। अब हम इसके और थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तो सॉल्यूशन का मेन क्लासिफिकेशन है जो क्लास 12th में है बेटा। क्लास 12th के बाद अगर हम बढ़ते हैं तो सॉल्यूशन को एक बार ऐसे भी क्लासिफाई किया गया, आपको याद होगा 9th में जब थे, तो ये तो बेसिक चीजें बता रहा हूं कि आपको थोड़ा दिमाग में आ जाए कि हाँ ऐसा भी हमने पढ़ा था। एक आपने होमोजीनियस सॉल्यूशन की कहानी पढ़ी, ठीक है, व्हाट इज होमोजीनियस सॉल्यूशन। आपने पढ़ा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, ये सब कहां पढ़ा था, क्लास 9th में पढ़ा था। क्लास 9th में आपने होमोजीनियस सॉल्यूशन और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन दोनों पढ़ा था। यानी कि आप कंप्लीट डिसोल्यूशन की बात करते हैं और पार्शियल डिसोल्यूशन का भी कॉन्सेप्ट देखा था। और होमोजीनियस हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन को जो क्लासिफाई किया गया, ये किसके बेसिस पर हमने पढ़ा था, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर पढ़ा था बेटा, कि कहां कितना डिसोल्यूशन हो रहा है, उसके बेसिस पर हमने सॉल्यूशन को 2 पार्ट में क्लासिफाई करके पढ़ लिया था। ये आपके जानकारी के लिए बताया जा रहा था। उसी के थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो अगली बात हम क्या डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में आपने क्लास 9th में, प्रीवियस क्लास में आपने सॉल्यूशन को फिर क्लासिफाई किया था। कौन कौन से 3 पार्ट में, एक को आप ट्रू सॉल्यूशन कहते थे, एक को आप सस्पेंशन कहते थे, एक को क्या कहते थे, कोलाइडल कहते थे, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन। और लास्ट में आप क्या पढ़ते थे, सस्पेंशन सॉल्यूशन पढ़ते थे। यानी कि आपने सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन में इनकी बात की थी। ये आपने क्लासिफिकेशन साइज ऑफ पार्टिकल के बेसिस पर किया और लाइट के इफेक्ट के बेसिस पर किया। यानी पार्टिकल्स की साइज के बेसिस पर जब आपने ये क्लासिफाई किया तो आपने कहा कि इसमें साइज क्या होती है, इसमें साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होती है, इसमें 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर होती है, ये सेकंड वाली केस में। और लास्ट में आपने ये पढ़ा कि इसमें साइज क्या होती है, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होती है। आप जानते हैं कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। इसके बेसिस पर आप साइज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, इसमें बहुत बड़े होते हैं, इसमें मॉडरेट रेंज के होते हैं। ऐसा सॉल्यूशन में आपने एक दफा पढ़ा हुआ था। अब हम इससे थोड़ा और आगे चलते हैं तो एक बार सॉल्यूशन को आपने और क्लासिफाई किया, वह किस बेसिस पे किया वो भी बताएंगे।
सॉल्यूशन को आपने उसी क्लास में एक बार सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बेसिस पर क्लासिफाई किया था। ठीक है, उसी क्लास में याद करिए, ये भी क्लासिफिकेशन आपका ही है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बेसिस पर भी आपने ही इसे क्लासिफाई किया। तो सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है और सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, ये किस बेसिस पर आप कहते थे, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर आपने इसे क्लासिफाई किया। और साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बेसिस पर आपने क्लासिफाई किया, यानी कि टेम्परेचर के इफेक्ट के बेसिस पर और सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर आपने इसको क्लासिफाई किया। सैचुरेटेड में आप कहते थे मिलाते गए, एक समय के बाद डिसोल्यूशन बंद हो गया, सैचुरेशन पॉइंट आ गया। उसके बाद अनसैचुरेटेड में क्या कहते थे, हीट कर दिया तो और मिक्सिंग होने लगी तो अनसैचुरेटेड हो गया। सुपर सैचुरेटेड में आप कहते थे कि जब डिसोल्यूशन बिल्कुल बंद ही हो जाएगा, सॉल्यूशन बहुत विस्कस हो जाएगा, तो सुपर सैचुरेटेड हो गया, यानी कि नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड इन एनी केस टू द सॉल्वेंट, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमने ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके साथ आज की इस क्लास में डिस्कस कर लिया है। उम्मीदन ये क्लास आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर ये इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो हम ये जो आज का पहला पार्ट था वो कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट करने का मतलब ये बेटा कि जो हमारा पोर्शन था जिसे हम डिस्कस कर रहे थे, सॉल्यूशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन, जो आज की लेक्चर का प्रोग्राम था वो आपका कंप्लीट हो गया है। और देख पा रहे होंगे, थैंक यू की स्क्रीन भी आपके सामने आ गई थी। इससे ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि आज की क्लास समापन की ओर है और हम लोग जल्द ही इसको ख़त्म करने वाले हैं। यानी कि हम आज की क्लास का जो भी पार्ट था वो डिस्कस कर लिए हैं। सॉल्यूशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन आज का पहला टॉपिक था, यानी कि इस सॉल्यूशन चैप्टर की जो सेकंड क्लास थी, पहली क्लास में तो हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था पूरा का पूरा। ये आज वाली क्लास में हम आपको क्या बताए, आज वाली क्लास में हमने आपको सॉल्यूशन और उसका क्लासिफिकेशन बता दिया, जहां पर क्लासिफाई कितने बेसिस पर किया गया ये बता दिया, बाइनरी सॉल्यूशन समझा दिया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल, सस्पेंशन सॉल्यूशन बता दिया। साथ ही साथ हमने सॉल्यूशन में होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस के बारे में भी आपको समझा दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। कल मिलेंगे हम लोग फिर, यानी कि कल परसों में जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम लोग बातचीत करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, जहां पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ हम लोग आगे बात करेंगे व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। 2 दिन का लेक्चर है, 2 क्लास का। हम लोग कल मिलेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।